एजुकेशन हब हजारीबाग में आपका स्वागत है। हमारे हाथ जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते की कुछ खबरें लगी हैं और सारी की सारी खबरें झारखंड से जुड़ी हैं। हाँ, और जब हमने इन्हें पढ़ना शुरू किया तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आई। हमारे पास एक करंट अफेयर्स वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है और आज हम इन्हीं बिखरी हुई खबरों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं में कैसे बढ़ रहा है। दो दिशाएं, अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। एक तरफ है, आप देखिए, चमचमाते हवाई अड्डे, डिजिटल अवार्ड्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड की बात। ये है आधुनिक आकांक्षाओं वाला झारखंड। और दूसरी तरफ है हजारों साल पुरानी आदिवासी विरासत, शिबू सोरेन जैसे नायकों की यादें और नारी अदालत जैसी जमीनी पहलें। ये है अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ झारखंड। मतलब प्राचीन जड़ें और आधुनिक उड़ानें। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत इसी दोहरी पहचान को समझने की है। ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए शुरुआत उड़ानों से ही करते हैं। केंद्र सरकार ने अभी-अभी अपना AIF सर्वे, मतलब एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज सर्वे 2026 की रिपोर्ट जारी की है और झारखंड के लिए ये खबर तो गजब की है। शानदार से भी बढ़कर है, मैं कहूंगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को देश में 5वां स्थान मिला है। 5वां? और देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम एयरपोर्ट को 6ठा। सोचिए, टॉप 10 में किसी एक राज्य के 2 हवाई अड्डों का होना, खासकर जब उनमें से एक बिल्कुल नया हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। देवघर वाला नतीजा तो सच में चौंकाने वाला है। वो एयरपोर्ट तो अभी कुछ ही साल पुराना है और उसने आते ही टॉप 10 में जगह बना ली। सही बात है। इसका मतलब है कि वहां यात्री संतुष्टि से लेकर साफ सफाई और सुरक्षा तक सब कुछ बेहतरीन है। और सोचिए, देवघर जैसे एक टियर 3 शहर में एक टॉप रेटेड एयरपोर्ट का होना सिर्फ तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा नहीं है, ये तो उस पूरे संथाल परगना क्षेत्र के लिए एक, क्या कहते हैं, आर्थिक इंजन बन सकता है। हाँ, ये तो है। ये छोटे शहरों को सीधे राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने का एक मॉडल हो सकता है। बिल्कुल, जो कल को दुमका या पलामू में भी दोहराया जा सकता है। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये एक आर्थिक रणनीति का सफल प्रयोग है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। रैंकिंग पाना तो एक बात है, पर उसे बनाए रखना दूसरी। क्या इन हवाई अड्डों तक पहुंचने के लिए सड़कें और जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी उसी लेवल का है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो असली चुनौती है। क्योंकि असली अनुभव तो घर से एयरपोर्ट तक का होता है ना। बिल्कुल। एक अच्छी रैंकिंग बनाए रखना उसे पाने से ज्यादा मुश्किल होता है। एयरपोर्ट के अंदर की सुविधाएं वर्ल्ड क्लास है, लेकिन अब सरकार के लिए चुनौती यही होगी कि एयरपोर्ट के बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी स्तर पर लाया जाए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी ही असली परीक्षा होगी। खैर, इंफ्रास्ट्रक्चर की इस सफलता से आगे बढ़कर अगर हम व्यक्तिगत ताकत की बात करें तो खेल के मैदान से भी एक ऐसी खबर है जो हैरान कर देती है। वियतनाम में वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई। हाँ, और वहां पूनम मिश्रा ने सोना जीता। और सिर्फ सोना नहीं जीता, उन्होंने 72 किलो वर्ग में कुल 380 किलो वजन उठाया। जरा एक पल के लिए सोचिए। 380 किलो? हाँ, ये एक औसत रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक उठाने के बराबर है। मतलब ये इंसानी ताकत की हद है। अरे वाह, कमाल है। और दिलचस्प बात यह है कि पूनम मिश्रा मूल रूप से बिहार की हैं, लेकिन उनकी पूरी ट्रेनिंग रांची में हुई। हाँ, उन्होंने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन का खिताब भी जीता। ये एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड की ओर इशारा करता है। पहले क्या होता था कि खास ट्रेनिंग के लिए खिलाड़ियों को दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था। हाँ, बिल्कुल। पर अब रांची जैसे शहर खास खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे उभर रहे हैं। मतलब प्रतिभा बिहार की, ट्रेनिंग झारखंड में और परचम दुनिया में। ये दिखाता है कि आप प्रतिभा को सही माहौल के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। ताकत और तकनीक के बाद अब बात करते हैं साहित्य की। यहाँ भी झारखंड ने अपनी छाप छोड़ी है। डॉक्टर मयंक मुरारी को राष्ट्रीय स्तर का आचार्य विद्या निवास स्मृति सम्मान मिला है। जी, और ये सम्मान सिर्फ उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए नहीं है। उन्होंने हिंदी साहित्य, भारतीय दर्शन और समाज सेवा के साथ साथ आदिवासी इतिहास पर भी बहुत गहरा काम किया है। अच्छा? उनकी एक किताब का जिक्र है, ट्राइबल ब्रेव हार्ट। ये उनके काम की गहराई को दिखाता है। वो उन विद्वानों में से हैं जो आधुनिक ज्ञान को पारंपरिक समझ से जोड़ते हैं। और यहीं से कहानी उस दूसरी दिशा में मुड़ती है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है।
एक तरफ हम 2026 के हवाई अड्डों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ 3.3 अरब साल पुरानी एक साइट की। है ना कमाल की बात। ये तो जैसे टाइम ट्रैवल जैसा है। मैं चोखा हत्तू की मेगालिथिक साइट की बात कर रहा हूँ। ये इस हफ्ते की शायद सबसे महत्वपूर्ण खबर है। चोका हत्तू, जो रांची के पास है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा जीवित महापाषाणकालीन स्थल है। सबसे बड़ा? हाँ, और ये मुंडा आदिवासी समुदाय की एक जिंदा परंपरा है, जहां आज भी पूर्वजों की याद में बड़े बड़े पत्थर गाड़े जाते हैं। और अब झारखंड सरकार इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि इस प्राचीन विरासत का प्रचार कहाँ किया जा रहा है। कहाँ? दावोस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। इसका क्या मतलब है? ये एक शानदार रणनीतिक कदम है। जरा सोचिए, दावोस वो जगह है जहां दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भविष्य की अर्थव्यवस्था पर बात करने आते हैं। और उस मंच पर झारखंड कह रहा है, हमारे पास सिर्फ खनिज और उद्योग ही नहीं, हमारे पास एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत भी है जो अरबों साल पुरानी है। ये सिर्फ इतिहास का संरक्षण नहीं है, ये अपनी संस्कृति को भविष्य के लिए एक अमूल्य संपत्ति या कल्चरल कैपिटल के तौर पर पेश करना है। दुनिया को ये बताना है कि हम अपनी जड़ों को भूले बिना भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक ही समय में दावोस और यूनेस्को, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक विरासत, दोनों को एक साथ साधना, ये वाकई एक बड़ा विजन दिखाता है। चलिए अब इन वैश्विक मंचों से उतर कर जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। झारखंड कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है, पंचायत स्तर पर नारी अदालत बनाने का। हाँ, ये मिशन शक्ति के तहत एक बहुत ही जरूरी पहल है। इसका सीधा सा मतलब है कि गांव की औरतें ही मिलकर अपने छोटे मोटे झगड़े या घरेलू परेशानियों को सुलझा लेंगी। अच्छा। उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सब कुछ वहीं अपने लोगों के बीच एक सुरक्षित माहौल में। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये खतरा नहीं है कि ये नारी अदालतें कहीं पारंपरिक खाप पंचायतों की तरह ना बन जाएं, जहां कुछ ताकतवर लोग ही अपने हिसाब से फैसले सुनाने लगें? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इसका जवाब इस योजना के डिजाइन में ही छिपा है। ये अदालतें किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होंगी। अच्छा, तो कैसे काम करेंगी ये? ये महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाई जाएंगी। फैसले सामूहिक होंगे, सरकार इन महिलाओं को ट्रेनिंग देगी और हर बैठक के लिए एक तय रकम, मतलब 3,000 रुपए भी देगी, ताकि वो बाहरी दबाव से मुक्त रहें। अब सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इनकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी होती है, क्या ये सच में सबसे कमजोर महिला की आवाज बन पाती हैं या नहीं। ये एक प्रयोग है, लेकिन एक बहुत साहसिक प्रयोग। ये नारी अदालतें तो सामाजिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव है, लेकिन क्या तकनीक भी इसी तरह जमीनी स्तर पर लोगों की मदद कर रही है? बिल्कुल कर रही है, और इसका सबूत है झारखंड के स्वास्थ्य विभाग को मिला स्कॉच अवार्ड 2025। ये अवार्ड उनकी आयुष्मान आरोग्य लोकेटर पहल के लिए मिला है। आयुष्मान आरोग्य लोकेटर, ये क्या काम करता है? ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानकारी की जो खाई है उसे भरता है। पहले किसी गांव के आदमी को ये पता ही नहीं होता था कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कौन सा अस्पताल आता है, कहाँ कौन सी सुविधा मिलेगी। सही बात है। अब इस लोकेटर के जरिए कोई भी आसानी से ये जानकारी पा सकता है। ये तकनीक का इस्तेमाल सीधे सीधे आम आदमी को ताकत देने के लिए है, ताकि वो सही समय पर सही इलाज पा सके। बिल्कुल। और स्वास्थ्य के साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केंद्र की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब झारखंड में मॉडल सोलर विलेज बनाए जाएंगे। हाँ, और इसकी शुरुआत पूर्वी सिंहभूम से हो रही है। अच्छा। ये भी जमीनी स्तर पर एक बड़ा बदलाव लाने वाली योजना है। जरा सोचिए, एक पूरा गांव जो अपनी बिजली खुद बना रहा है। इसका मतलब है कि वे पावर ग्रिड पर निर्भर नहीं रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई रात में नहीं रुकेगी और सिंचाई के लिए बिजली होगी। हर चुने हुए गांव को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। 1 करोड़? जी। ये सिर्फ मुफ्त बिजली नहीं है, ये गांव को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है, और इससे स्थानीय स्तर पर ग्रीन जॉब्स भी पैदा होंगी। नारी अदालत, डिजिटल हेल्थ लोकेटर और सोलर विलेज, ये तीनों पहलें दिखाती हैं कि विकास का फोकस सिर्फ बड़े शहरों पर नहीं, बल्कि सीधे गांव और पंचायत तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, और यही उस दोहरी कहानी को पूरा करता है। एक तरफ दावोस में अपनी प्राचीन विरासत का प्रदर्शन और दूसरी तरफ अपने गांव में आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना। अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो स्मरण और संस्कृति से जुड़ा है। इस हफ्ते
झारखंड आंदोलन के जनक शिबू सोरेन जी की 80वीं जयंती मनाई गई। हमारे स्रोत में उनके हालिया निधन का भी जिक्र है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को याद करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। उनकी कहानी, उनका संघर्ष, उनका पूरा जीवन ही झारखंड राज्य के बनने की कहानी है। सही बात है। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक सामाजिक आंदोलन का चेहरा थे। उनकी विरासत जटिल है, उस पर कई तरह की बहसें होती हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज का झारखंड जैसा भी है, उसकी नींव में शिबू सोरेन का संघर्ष शामिल है। उन्हें याद करना मतलब राज्य की आत्मा को याद करना है। और इसी पहचान का जश्न मनाने की तैयारी भी चल रही है। गणतंत्र दिवस 2026 के लिए राज्य स्तरीय समारोह में 12 विभागीय झांकियां निकाली जाएंगी। ये झांकियां एक तरह से स्टेट स्टोरी टेलिंग का माध्यम होती हैं। सरकार इनके जरिए बताती है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। इस बार का फोकस राज्य की योजनाओं और कला संस्कृति पर है। और जहां एक तरफ राज्य के निर्माता को याद किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के एक रक्षक को भी श्रद्धांजलि दी गई। 1971 भारत-पाक युद्ध के फाइटर पायलट भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया, जो जमशेदपुर के रहने वाले थे। जी, ये भी झारखंड की पहचान का एक और पहलू है। ये राज्य सिर्फ आंदोलनकारियों और कलाकारों की भूमि नहीं है, बल्कि इसने देश को भूपेंद्र सिंह जैसे वीर भी दिए हैं। और ये सब कुछ उस एक हफ्ते में हुआ जब देश स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की याद में भारतीय सेना दिवस भी मना रहा था। बिल्कुल, एक तरफ युवाओं की प्रेरणा, दूसरी तरफ सेना का शौर्य, और इन सब के बीच झारखंड अपनी आधुनिक और प्राचीन दोनों कहानियों को एक साथ जी रहा है। तो अगर हम इस पूरे हफ्ते की खबरों को एक साथ देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? जनवरी का ये एक हफ्ता दिखाता है कि झारखंड एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता अलामनिया की ओर जाता है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, दावोस, यूनेस्को, और दूसरा रास्ता जमीन से जुड़ा है, नारी अदालत, सोलर विलेज, आदिवासी परंपराएं। और ये विरोधाभास नहीं बल्कि एक संतुलन है। ये एक ऐसे राज्य की तस्वीर पेश करता है जो समझता है कि सिर्फ ऊंची इमारतें बनाने से विकास नहीं होता। विकास तब होता है जब वैश्विक मंच पर आपकी पहचान भी हो और आपके सबसे दूर के गांव में बैठी महिला को न्याय और बिजली भी मिले। ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हफ्ता दिखाता है कि झारखंड कम से कम ये कोशिश पूरी ईमानदारी से कर रहा है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। जैसा हमने चोखातू के मामले में देखा, जब यूनेस्को जैसी एक वैश्विक संस्था किसी स्थानीय आदिवासी विरासत को विश्व धरोहर बनाने की प्रक्रिया में शामिल होती है, तो उस विरासत की कहानी लिखने का हक आखिरकार किसके पास होता है? पेरिस में बैठे वैश्विक विशेषज्ञों के पास, या जमीन पर रहने वाले उस मुंडा समुदाय के पास जो उस परंपरा को सदियों से जी रहा है? और विकास की इस रफ्तार में ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि एक की कहानी दूसरे की कहानी को मिटा न दे, इस पर विचार करना जरूरी है।